हेलो दोस्तों, नमस्कार। इग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सुपर 13 क्वेश्चन को हम लोग कितनी अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाले हैं। ओके, आज हम लोग सुपर 13 के नेक्स्ट सेशन में शामिल हुए हैं और इसी के साथ हम लोग देरी ना करते हुए इस सेशन को बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए। ओके, ठीक है बच्चा। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका तराइन का युद्ध, दूसरा है पानीपत का युद्ध, तीसरा है चंदावर का युद्ध और चौथा है खानवा का युद्ध। ओके, चलो बताओ सभी लोग। तो देखो बच्चा, पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि जो तराइन है, तो देखो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 को। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? विजयी हो गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? विजयी हुआ। पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? जीत गया था। ठीक है। दूसरा फिर होता तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है। ये तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान प्लस मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होता? विजयी हुआ था। ठीक है। सेकंड है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध भी किसके किसके बीच? वही पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज प्लस गौरी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज प्लस गौरी के बीच। लेकिन इसमें क्या हुआ? उल्टा हो गया। इसमें गौरी क्या हुआ? जीत गया और पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? हार गया था। ओके, पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था? हार गया था। ठीक। फिर आपका एक आता है खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक भैया। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। किसके किसके बीच? बाबर प्लस राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक। इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था? गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक। और इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो आप बताएंगे खानवा के युद्ध में दिया था। ठीक है। फिर आता है आपका पानीपत का युद्ध। अब यहाँ ध्यान देना बच्चा, देखो पानीपत का युद्ध, तो यहाँ लिख रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पहली बात तो आता पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। और इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीत गया था। इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर जीता था। और इसी के बाद से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। फिर आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भैया? 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध
पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ था? अकबर प्लस हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर प्लस हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? अकबर विजयी हुआ था। कोई दिक्कत? फिर आपका आता है, अगर आपसे यही पूछ लिया जाए चौसा का युद्ध, कौन सा भैया? चौसा का युद्ध। यहां लिखते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किसके किसके बीच? शेर शाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच। शेर शाह सूरी और किसके बीच? हुमायूं के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भैया शेर शाह सूरी क्या हुआ था? विजयी हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। फिर एक होता कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यह युद्ध हुआ था 1540 में। यह युद्ध कब हुआ था भैया? 1540 में हुआ था। ठीक, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी शेर शाह सूरी प्लस हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी कौन विजयी हुआ था? शेर शाह सूरी विजयी हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध तो ये हुआ था बच्चा 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में हुआ था। बातें समझ में आई सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब बात आती है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए का सी इज राइट। लेकिन ध्यान देना, चंदावर का युद्ध हुआ कब था? तो जो चंदावर है, ये चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। कब हुआ था? 1194 में। और किसके किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बोलो जल्दी। जो चंदावर का युद्ध है ये हुआ था गौरी प्लस जयचंद्र के बीच में। जयचंद्र के बीच, जिसमें गौरी क्या हुआ था? विजयी हुआ था। जिसमें गौरी क्या हुआ था? जीत गया था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए का सी सही। अब अगर आपसे पूछे तराइन का युद्ध कब हुआ? 1191 में। बाकी सारे युद्ध आपको मैंने डिटेल से बता दिए, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करते रहिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक बच्चा? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम एक मैप ड्रैग करते हैं। ये इंडिया का, ठीक है, ये क्या है? भारत का मैप है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। ओके, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और इधर है आपका अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर। इधर क्या है? अरब सागर है। ठीक है, अब ध्यान क्या देना, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखो बच्चा, इसमें गोदावरी हो गई, कावेरी हो गई, गंगा हो गई, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी कहाँ गिरती है? गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है आपकी? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और गंगा कहाँ गिरती है? ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अर्थात गोदावरी मतलब गोदावरी, कावेरी, गंगा, कृष्णा, ये सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो हमें कौन सा बचा? नर्मदा। नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी गिरती है अरब सागर में। यहाँ पे गिरती है नर्मदा नदी अरब सागर में। ठीक, अब ध्यान देना, नर्मदा के साथ साथ और कौन है? तो नर्मदा,
ताप्ती, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, माही, साबरमती, लूनी। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी, ये सब नदियाँ कहाँ गिरती हैं? तो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ तक समझ में आई बातें? अब जो गंगा नदी है, ये गंगा नदी गंगा नदी कहाँ से निकलती भैया? तो निकलती गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पे? यूके अर्थात उत्तराखंड में। ठीक, यहाँ पे समथिंग स्थित गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तराखंड है। ठीक, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती हैं? तो 5 राज्यों से होकर बहती हैं। ठीक है, अगर देश की बात करें तो 2 देश, एक भारत और एक बांग्लादेश। ठीक है, दूसरी बात है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलके, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलके विश्व का, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियां मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। अगर कह दिया जाए कौन सी 2 नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ठीक है, और ये कहाँ पे है डेल्टा, या डेल्टा का नाम क्या है? तो डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। ठीक, डेल्टा का क्या नाम है? तो सुंदरवन डेल्टा नाम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अगला पॉइंट समझना। अगर यहीं पे आपसे कह दिया जाए कि उत्तराखंड में ग्लेशियर है, यहीं पे अगर आपसे कह दिया जाए कि ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो लंबाई है भारत में, वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 25 कितनी है गंगा नदी की लंबाई है। कोई दिक्कत? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो जल्दी। नहीं ना? ओके, अगर यहीं पे थोड़ा सा हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं, तो आप ये जान लीजिए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु वलांगू, सबसे पश्चिमी सरक्रीक। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? सरक्रीक है। कोई दिक्कत? ओके बच्चा, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट, अर्थात नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ओके, बाकी ज़्यादातर नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो इधर गिरती हैं अरब सागर में, इस तरफ गिरने वाली नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, अर्थात ज्वार नदमुख बनाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक बच्चा, अगला क्या रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? अर्थात पृथ्वी के सिवा और कोई ऐसा ग्रह जिसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो आपको अभी ये तो क्लियर ही हो गया कि पृथ्वी की जो पृथ्वी है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कोई दिक्कत? दूसरी बात अगर आपसे कह दिया जाए कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके बच्चा, मंगल को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक बच्चा, ओके, फिर समझना, अभी जो मंगल है ना, मंगल के 2 उपग्रह हैं। इसके मंगल के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है डिमोस प्लस फोबोस।
डिमोस और फोबोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। ठीक, अब इसी में ध्यान देना, ये जो शुक्र है, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को सांझ का या भोर का तारा कहा जाता है। अगर कह दिया जाए शुक्र ग्रह को किस क्या कहा जाता है? सांझ का या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, शुक्र का इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भैया कोई उपग्रह नहीं है। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब जो आपको अरुण है, अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह कहा जाता है। अगर कह दिया जाए हमारे सौरमंडल में वरुण को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। ओके, अब अगर कह दिया सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, सौरमंडल कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। एवं सबसे छोटा बुध है। सबसे छोटा कौन सा है? तो बुध है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आई बातें? किसी को कोई दिक्कत? ओके, अगर कह दिया बृहस्पति का कलर कैसा है? तो इसका पीले कलर का है। बृहस्पति का रंग कैसा है? पीला है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपसे कह दिया जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक, तो देखो, जैसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, तो सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड। और ये किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का है। बृहस्पति का उपग्रह है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, एक चीज और ध्यान दे देना, यहाँ पे एक होता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक या पार्थिव बोला जाता है, पार्थिव ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ओके, आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आता है और मंगल आता है। और एक होता है बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह में फिर आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। ओके बच्चा, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, सॉरी 4 पे। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत का भैया अगर आपको हम कहते हैं प्रधानमंत्री बनना है तो आपको कितनी उम्र होनी चाहिए? चलो बताओ सभी लोग जल्दी। तो देखो, पहले हम लोग जानते हैं गांव के प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। ठीक, तो अगर कह दिया जाए प्रधान बनने के लिए, ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चा? 21 वर्ष होनी चाहिए ग्राम प्रधान बनने के लिए। फिर कह रहा है कि अगर आपसे कह दिया जाए 30 वर्ष, इसमें जो 30 वर्ष दिया गया है, तो देखो 30 वर्ष, सबसे पहली बात तो राज्यसभा का सदस्य, अगर कह दिया जाए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। प्लस यहीं पे आप लिख लीजिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष आपको चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। ठीक बच्चा, फिर कह रहा कि 35 वर्ष जो है, अब इसमें देखो राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर कह दिया जाए भारत का राष्ट्रपति और प्लस भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो 35 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति। ठीक है, कितने वर्ष की आयु चाहिए? 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। कोई दिक्कत?
अब आता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, किसके किसके लिए 25 वर्ष चाहिए। तो देखो पहली बात तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, पीएम बनने के लिए उम्र 25 वर्ष, प्लस लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, प्लस विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, ये भी उम्र 25 वर्ष ही चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो 4 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, अनुच्छेद 74 है, एक अनुच्छेद है कौन सा, 74। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद का गठन, अनुच्छेद 74 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद का गठन। अब ये जो मंत्रिपरिषद होती है, इसका मुखिया कौन होगा भैया, पीएम होगा, प्रधानमंत्री होगा, और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो है अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस में है, तो अनुच्छेद 75 में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। ओके, चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके बच्चा, यह क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ऑप्शन है परिवहन, दूसरा है बैंक, तीसरा है दुग्धालय, और चौथा है कारखाना। ठीक है, कारखाना। ओके, तो देखो बच्चा एक चीज ध्यान देना कि जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र 3, एक मान लो आपका हो गया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, और एक है तृतीय क्षेत्र। ठीक, तो जो प्राथमिक क्षेत्र है आपका, इसके अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी मतलब दुग्धशाला या दुग्धशाला, डेयरी। ओके, आदि चीजें आती हैं, अर्थात कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, प्राथमिक क्षेत्र के। द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं। क्या आते हैं, उद्योग, कारखाने आदि ऐसी चीजें किस में आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में आती है। ओके, अब तृतीय क्षेत्र जो होता है आपका, तृतीय क्षेत्र आपका जो है, इसमें परिवहन, बैंक, ओके, परिवहन हो गया, बैंक हो गया, और मान लो और बहुत सारी चीजें आती हैं, आदि कर लो। ठीक, तो ये सब किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि निम्न से प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे भाई, परिवहन हो गया, बैंक हो गया, जूते का कारखाना। अब परिवहन और बैंक किस में हो गया, तृतीय क्षेत्र में, कारखाना उद्योग किस में होगा, द्वितीय क्षेत्र में, बचा क्या, दुग्धालय, यानी 5 का सी। ठीक है, डेयरी 5 का सी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कोई दिक्कत। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तिल्ली, पित्ताशय। ठीक है, देखना यहाँ पे, यकृत जो लीवर होता है आपका, इससे पित्तरस निकलता है, और पित्तरस इकट्ठा कहाँ होता है, ये पित्ताशय में होता है। पित्तरस कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। जो पित्तरस होता है, इसका जो नेचर होता है, ये क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ओके,
दूसरा आपका जो तिल्ली है, तिल्ली या प्लीहा, तिल्ली या प्लीहा, इसे क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक, रक्त संग्रह, या बोल सकते हो ब्लड बैंक। इसको क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक बोला जाता है। तो बच्चा अगर कह दिया जाए सॉरी, कह दिया जाए कि मानव शरीर कौन सा एक अंग इंसुलिन उत्पादित करता है, तो अग्नाशय, 6 का बी नंबर राइट है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका से, कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। ठीक है, इसकी कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ओके, तो देखो पहले तो हम लोग जानते हैं स्कार्बिक एसिड क्या होता है। तो होता है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कार्बिक अम्ल। फॉलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन B9 को क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड। रेटिनॉल, ये होता है विटामिन ए। कौन सी विटामिन? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, आपको पता है कि जब विटामिन ए की कमी होती है तो व्यक्ति को रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है। ओके बच्चा, ध्यान ये देना, इसमें क्या होता है कि थोड़ा रातों को कम दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान देना कि हमारी जो आँखें होती हैं, हमारी आँखों में 2 कोशिकाएं होती हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं। एक होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल। ठीक, क्षण कोशिका और एक होती है शंकु कोशिका। रोड सेल एंड कोन सेल, क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। ठीक, अब जो क्षण कोशिका होती है ये हमको प्रकाश में देखने में मदद करती है। प्रकाश में देखने में मदद करती है। और जो शंकु कोशिका होती है ये रंगों को पहचानने में मदद करती है। अगर कह दिया रोड सेल क्या करती है तो हमको प्रकाश में देखने में मदद करती है, और कोन सेल क्या करती है तो हमको रंगों को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, इसीलिए पूछा जाता है कि जब रतौंधी आपको होती है तो उसमें कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? तो भैया आपकी क्षण कोशिका प्रभावित होती है। जब रतौंधी नामक बीमारी आपको होती है तो इससे कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? क्षण कोशिका प्रभावित होती है। ठीक है, जब आपको वर्णांधता होती है अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या करता है? व्यक्ति रंगों को नहीं पहचान पाता है, तो इसमें कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? शंकु कोशिका। वर्णांधता में शंकु कोशिका प्रभावित होती है। कौन सी कोशिका प्रभावित होती है? शंकु कोशिका, क्योंकि शंकु कोशिका रंगों को पहचानने में मदद करती है। कोई दिक्कत? अब अगर आपसे कह दिया जाए भैया कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो ऑप्शन ए इज राइट। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन होता है। अब अगर आपसे कह दिया जाए विटामिन B का रासायनिक नाम, तो कौन सा होता है? थायमीन होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, अगर जैसे जानना विटामिन C की कमी से रोग कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग होता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, इससे क्या होता है कि मसूड़े प्रभावित होते हैं, मसूड़े प्रभावित होते हैं। कोई दिक्कत बच्चा यहाँ तक सभी को? ओके, चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखो, पहले तो कह रहा है 22 अप्रैल, फिर कह रहा है 7 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 29 जुलाई और चौथा है 20 मार्च। तो देखो बच्चा, पहले हम लोग इसमें थोड़ा आने जाने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक, फिर आता है 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। टाइगर दिवस, ठीक है, या बाघ दिवस बोलते हैं, बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक, यहाँ पे 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक, फिर आता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, फिर आता है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, और ये आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डे है। ठीक है, इनको आप लोग लर्न करके रखिएगा। ठीक, फिर आता है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, अगर आपसे कह दिया 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक, अगर कह दिया जाए 12 जनवरी तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो अगर कह दिया जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 का ऑप्शन नंबर 20 राइट। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही। ओके, तो देखो, पहले देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी है कहाँ पे? ये गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। ठीक, ये किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 182 मीटर की है। कितने मीटर की है? 182 मीटर। ठीक, इसके जो वास्तुकार हैं राम सुतार वंजी। इसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार वंजी है। ओके, फिर यहां ध्यान देना, अगर आपसे जैसे कुछ चीजें और पूछ ली जाएं, जैसे कह दिया जाए कि स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है। क्या? स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो लिखो स्टैचू ऑफ नॉलेज। आप स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगर आपसे कह दिया स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ओके भैया, फिर कह रहा है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित। ठीक भैया, अगर आपसे कह दिया जाए स्टैचू ऑफ
स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित। ठीक, अगर आपसे कह दिया जाए एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर तो ये आपका स्थित है पेरिस। ठीक भैया। तो अब अगर कह दिया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो भैया नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो जल्दी। ओके, हम लोग आते हैं अब अगला बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 करा है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ठीक, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ओके भैया। तो देखो, सबसे पहले तो जाना सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अगर कह दिया जाए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक, अगर कह दिया जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको बापू कहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? बापू कहा था। ठीक, अगर कह दिया जाए विंस्टन चर्चिल ने इनको अर्धनंगा फकीर कहा था। अगर कह दिया गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, और कब कहा था? जब वही कहने का मतलब 1931 में गांधी इरविन समझौता होने जा रहा था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के कुछ पहले इन्होंने इनको कहा था अर्धनंगा फकीर। ओके, अगर अब कह दिया जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो भैया एक चीज ध्यान देना, 1917 में गांधी जी कहाँ गए थे भैया? चंपारण गए थे। क्या करने? चंपारण क्या करने गए थे? एक आंदोलन करने गए थे। तिनकटिया मजदूर प्रणाली वहां पर चल रही थी, उसी के खिलाफ। ठीक, और चंपारण है कहाँ पे? बिहार में। तो अगर कह दिया जाए गांधी जी ने 1917 में कौन सा सत्याग्रह किया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया था। ठीक, और कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, और इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। क्या कहा था? महात्मा कहा था। अब अगर कह दिया जाए गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ठीक, एक लिख लो, गांधी जी को मलंग बाबा कबीलाइयों ने कहा था। कबीलाइयों ने कहा था। ठीक, किसने कहा था? कबीलाइयों ने। ठीक, पश्चिमी कबीलाइयों ने कहा था। ठीक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर कह दिया जाए गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी, तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई दिक्कत? ओके, चलो बच्चा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है? ओके, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है? तो देखो बच्चा, ऑप्शन अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61। तो देखो, सबसे पहली बात तो जानो कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये जो राष्ट्रपति होता है ये देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। अगर कह दिया देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक, अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53, ठीक, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी।
अगर कह दिया जाए कि कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होंगी, तो राष्ट्रपति में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक, अब भैया अनुच्छेद 58 है, अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं। ओके, क्या क्या होना चाहिए भैया? भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो वही व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। तो अब अगर आपसे कह दिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 61, अर्थात 11 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो भैया यही ध्यान दे देना। अगर कह दिया जाए अनुच्छेद 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 में, ठीक, तो इसमें है रिक्त पद की पूर्ति। अगर कह दिया अनुच्छेद 62 में क्या, तो रिक्त पद की पूर्ति किसके? राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 57 इसमें राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, अर्थात भारत में राष्ट्रपति बनने की कोई लिमिट नहीं। आप जितना, जब तक चाहो, जब तक शरीर में आपके जान है, तब तक आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। बाकी अदर देशों में, कुछ देशों में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो अगर कह दिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति बनने के कितनी बार बन सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक है जान, तब तक आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 57 के तहत। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके बच्चा, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा। तो देखो, रुपया, टका, डॉलर, येन। तो देखो भैया, सबसे पहली बात तो रुपया कहाँ की है? रुपया है भारत की, कामा नेपाल की, कामा श्रीलंका की। लेकिन बच्चा ये ध्यान देना कि भारत का भारतीय रुपया, नेपाल का नेपाली रुपया, श्रीलंका का श्रीलंकाई रुपया। ओके, फिर आपका जो था डॉलर, डॉलर कहाँ का है? अमेरिका का, कामा ऑस्ट्रेलिया का, कामा कनाडा। ये सब क्या है? डॉलर यहाँ की है। अगर कहीं येन, येन कहाँ की है? येन जापान की है। येन जापान की, येन जापान की। और चीन की क्या है? युआन या रेनमिनजी बोलते हैं, रेनमिनबी। चीन की मुद्रा का क्या नाम है? युआन या रेनमिनबी। येन की मुद्रा का क्या नाम है? सॉरी, येन कहाँ की मुद्रा है? तो जापान की है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर कह दिया बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो टका। 12 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई दिक्कत बच्चा लोग? बोलो जल्दी, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि बिठूर मेला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है बिठूर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बिठूर मेला कहाँ पे लगता है? ओके, ऑप्शन है कानपुर, आगरा, सहारनपुर, मेरठ। तो देखो बच्चा, सबसे पहले तो हमको देखना है आगरा। आगरा में मेला लगता है बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो आगरा में लगता है। ठीक, फिर सहारनपुर में शाकंभरी मेला लगता है। सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है? शाकंभरी मेला लगता है। मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, नौचंदी मेला लगता है। फिर है आपका कलिंजर मेला कहाँ लगता है? तो बांदा में लगता है। कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। ठीक है, अगर आपसे कह दिया जाए सैयद सलार मेला ये कहाँ लगता है? बहराइच में लगता है। अगर आपसे कह दिया जाए देवा शरीफ मेला, तो ये लगता है आपका बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। अगर आपसे कह दिया जाए मगहर मेला तो लगता है बनारस, वाराणसी।
वाराणसी में लगता है। अब करा बिठूर मेला कहाँ लगता है भैया, तो बिठूर मेला आपका लगता है कानपुर में। ऑप्शन नंबर 13 का ए इज राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कैसा लगा ये सेशन आप सभी लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।